यही नहीं, इस विधेयक में ऐसे कानून बनाए गए हैं न सिर्फ गाड़ी चलाने वालों को बल्कि उनके अभिभावक को जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर युवक नाबालिग निकला तो उसके अभिभावक को 25,000 तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। और तो और अपराधों में जुर्माने की राशि में 10 गुना का इजाफा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो रोड एक्सीडेंट्स में सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि युवा इसका शिकार होते हैं, क्योंकि युवा ही नियमों की अनदेखी करते हैं। ये बड़ा कारण था जिसकी वजह से सीधे तौर पर सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है। चिंताजनक समस्या थी और इसी समस्या की रोकथाम के लिए नया कानून आने वाला है। जो पुराना कानून है उसमें कई तब्दीलियां होने वाली हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से यह कानून और ज्यादा कड़ा होने वाला है। दरअसल नए कानून में शराब पीकर वाहन चलाने पर 2,000 रुपए का जुर्माना राशि को बढ़ाते हुए अब 10,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप मोबाइल फोन पर बात करते हुए पकड़े जाते हैं तो अब आपको 1,000 की जगह 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही साथ बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 500 की जगह 5,000 का जुर्माना तय किया गया है। यानी अगर आप बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं और पकड़े जाते हैं तो 5,000 सीधे तौर पर आपको जुर्माने के तौर पर भरना होगा। रेड लाइट जंप करना या सीट बेल्ट नहीं बांधने पर 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट पकड़े गए तो फिर अब 100 रुपए या 200 रुपए से काम नहीं चलेगा, सीधे 1,000 रुपए का बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। नाबालिग के वाहन चलाने पर उसके अभिभावक को 25,000 रुपए का आर्थिक दंड झेलना होगा। दरअसल अक्सर हम ये देखते हैं कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें जो कल्प्रिट होते हैं वो नाबालिग होते हैं, इसलिए सीधे तौर पर अभिभावकों को ही 25,000 का अर्थदंड भुगतना होगा। साथ ही साथ इसमें 3 साल की सजा का भी प्रावधान है। पीड़ित की मौत की स्थिति में 10 गुना क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी अब कर दिया गया है। साथ ही साथ सीधे तौर पर सभी अपराधों में जुर्माने की राशि में हर साल 10% का इजाफा किया जाएगा। यानी यातायात के नियम लगातार कड़े किए जाएंगे। सड़क दुर्घटना में मौत मामले में वाहन चालक को 2 साल की जगह अब 7 साल की सजा होगी। यानी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी तो आपके लिए भी ये खतरनाक साबित होगा। हिट एंड रन मामले में जुर्माने की राशि 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। सड़क हादसों में हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है और जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं से थोड़ी राशि का जुर्माना भरकर कम सजा भुगत कर छूट जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार और आम जन के लिए ये दुर्घटनाएं लगातार चिंता का सबब बन रही थी। राजमार्गों पर दरअसल नेशनल हाईवे पर दुर्घटनाएं ज्यादा अधिक हो रही थी। इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो प्रावधान हैं उन्हें ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं। 3 सालों की सड़क हादसों पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो 2015 में 5 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। इसमें से 1,46,000 लोग असमय काल के गाल में समा गए थे, मौत के शिकार हुए थे। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो 2016 में ये आंकड़ा बढ़ जाता है। 4,80,000 सड़क दुर्घटनाएं 2016 में सामने आई। इसमें भी 1,50,000 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। एक के बाद एक देखिए आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। साल 2017 में 4,60,000 घटनाएं हुई, इसमें भी मौत का आंकड़ा सामने आया। और वो मौत का आंकड़ा क्या कहता है? 2017 में हुई दुर्घटनाओं में 1,46,000 लोग बेवजह असमय मौत के शिकार हो गए। इन दुर्घटनाओं का शिकार अधिकतर युवा हुए हैं। हम बात ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि यातायात के नियमों का पालन अगर कोई नहीं करता है तो उसमें ज्यादातर युवा ही होते हैं। इसी वजह से उन्हें जान गंवानी पड़ती है। मरने वालों में 18 साल से 45 साल की उम्र तक के लोग पाए गए हैं। सबसे ज्यादा मौत 2 पहिया वाहन चालकों की होती है, जो सबसे ज्यादा नियमों की अनदेखी करते हैं, बेवजह भीड़ भाड़ वाली सड़क पर स्टंट करते हुए नजर आ जाते हैं। मौत के पीछे की सबसे बड़ी वजह शराब पीकर गाड़ी चलाना भी देखा गया है और हेलमेट का उपयोग नहीं करना पाया गया।
संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2020 तक दुनिया भर में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। इसलिए साल 2011 से 2020 को सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई दशक के रूप में अपनाया गया है और इसे ही देखते हुए यातायात के नियमों को सीधे तौर पर और ज्यादा कड़ा किया गया है। शहरीकरण और यातायात में वाहनों का भारी इजाफा इसके लिए बड़ी वजह भी बताया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सड़क संघ का यह दावा है कि दुनिया भर में हर साल करीब 12 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं और इसके पीछे वजह सिर्फ सड़क नियमों की, यातायात नियमों की अनदेखी है। इस मौत का सीधा असर 50 लाख लोगों पर पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की अगर रिपोर्ट पर नजर डालें तो सड़क हादसों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिंता जताई है। सीधे तौर पर कहा है कि इसे रोकने के लिए ठोस कदम अगर नहीं उठाए गए तो साल 2020 तक सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या 19 लाख से ज्यादा हो जाएगी, जो वाकई चिंता का सबब है। 78% सड़क हादसों में गलती वाहन चालकों की ही होती है, इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब तक दुनिया के 28 मुल्कों में ही यातायात उल्लंघन के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन अगर भारत में भी ऐसे ही कानून बन जाता है तो फिर 28 मुल्क के बाद ये 29वां मुल्क होगा जब यातायात नियम कड़े किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर जीवन आपका है। अगर आपको सीधे तौर पर इसे संजोना है, संभालना है तो यातायात के नियमों का पालन करना होगा, और अगर यातायात के नियमों का पालन नहीं किया तो फिर न केवल ज्यादा जुर्माना भरने के लिए तैयार रहिए बल्कि जेल की हवा खाने के लिए भी तैयार रहिए। आगे बढ़ेंगे और बहुत खास खबर एक और है। लगातार सुदर्शन न्यूज इस खबर पर बना हुआ था। हमने उम्मीद की थी कि सरकार हमारी बात को सुनेगी, सरकार ने हमारी बात को सुना भी, लेकिन आश्वासन जो दिया वो झूठा साबित हुआ है। दिल्ली के आदर्श नगर में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के घरों में बिजली अभी तक नहीं पहुंची है। आपको याद होगा कि सुदर्शन न्यूज ने वहां जाकर वहां के लोगों का दुख दर्द देखा था और जेनरेटर की व्यवस्था भी की थी। उनके साथ खास तौर पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी ने उनके साथ समय बिताया था, उनके साथ रात गुजारी थी, सरकार को चेतावनी दी थी कि इस मसले पर बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। सुदर्शन न्यूज की आवाज पर सरकार सामने आई थी। दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इन्हें बिजली मुहैया कराई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आश्वासन झूठा साबित हुआ। सरकार ने उन लोगों तक बिजली और पानी पहुंचाने का जो आश्वासन दिया था वो तब से लेकर अब तक करीब 1 महीना पूरा होने को आया है, लेकिन ना तो वहां लाइट की व्यवस्था की गई है, ना ही पानी की उचित व्यवस्था। गौर करने वाली बात तो यह है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी ने खुद अनशन कर दिल्ली सरकार के इन शरणार्थियों के लिए बिजली और पानी की मांग की थी, लेकिन सरकार ने तब झूठा आश्वासन देकर बिजली की लाइन देने को कहा। 1 महीने का समय बीत गया, उसके बावजूद भी जब लाइट नहीं दी गई तो वहां पर एक पाकिस्तानी हिंदू की गर्मी में तबीयत खराब होने के बाद मौत हो गई। साथ ही वहां पर गंदगी के साथ बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को इस ओर ध्यान देने के लिए 1 सेकंड का भी वक्त नहीं मिल पाया है। इनकी माताजी थी, आप बताइए क्या हुआ था आपकी माताजी को और कैसे उनकी जो है देहांत हुआ है? गर्मी के लिए मेरी माता की ध्यान हो गई है और डॉक्टर ने बोला था कि दवा खाने के लिए लेके आओ, आईसीयू के रूम में रख लें, ये आपके लिए गर्मी है, आपके घर में गर्मी है, बिजली नहीं है, इसी के लिए आप दवा खाने के लेके आओ और उधर रखे, अच्छा रहेगा। उधर ध्यान हो गया हमारी माँ का था। डीजल के ले आके जला दो, जान छूट जाए, हमारे घर में मर रहे बाबा, इससे क्या करें? नहीं, कुछ की सुविधा नहीं है। गर्मी महीना हो गया है, आज जला दो, जान छूट जाए। हम पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गए ले हमारा धर्म के खातिर, जला दो तो जान छूट जाए 2 गैलन में, और क्या है। लोग हैं जो इन लोगों के केयरटेकर हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार हरिओम जी हैं, हरिओम, कितनी दिक्कत सरकार के जो
लगातार प्रयास किया जा रहा है, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं मौत तक हो गई है महिला की। जी, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि बिजली तो एक मूलभूत सुविधा होती है। जो भी किसी भी देश में जाए, किसी भी सरकार हो, कोई भी तंत्र हो, कम से कम व्यक्ति को पानी बिजली उसको मुहैया कराई जाती है। ये गुहार लेके हम नीचे से लेके ऊपर तक सभी के पास चले गए, लेकिन हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। उसका नतीजा आप देख रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, अभी अगर आप पूरी बस्ती घूमेंगे तो 30 से 35 लोग, बुजुर्ग लोग, उनकी हालत इतनी नाजुक है, आपको आने वाले दिनों में और शायद बुरी खबर सुनने को मिले। शर्म की बात है, हर कोई आ रहा है, आश्वासन दे रहा है, मगर कोई सहयोग नहीं कर पा रहा है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कोई तो आगे आए जो ऐसा हो, जो निश्चित रूप से इनको परेशानियों से निजात दिलाए। ये लगातार इनकी मौतें हो रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। हम बस इतना चाहते हैं इस परेशानी को उनको निजात मिले। कितनी दिक्कतों से यहाँ पर तो ये लोग रह रहे हैं, यहाँ पर सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही। खुद 2 दिन प्रोटेस्ट किया था। हाँ, पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर बिजली बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, जिसके कारण से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को बीमारी हो रही है। बहुत ही विकट समस्या है। बारिश आती है, यहाँ पर पानी नहीं है पीने का सही से। बारिश आने के कारण यहाँ पे सब छप्परों में से पानी घरों में घुस जाता है, और उसमें और जो बीमार हैं, और लाइट बिल्कुल भी नहीं है। और पीछे हमने सबसे अपनी एप्लीकेशन भी लगाई थी एसडीएम। प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पर सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक सुरेश चौहान की जगह, तो पवन शर्मा जी के साथ बात हुई। कहा उन्होंने कि बिजली जल्द से जल्द लगाई जाएगी। इसी से आपकी बात हुई कि क्या आश्वासन दिया जा रहा है आपको अभी भी? जी, अभी हम अपने विधायक जो है पवन कुमार शर्मा जी, उनसे मिले थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप हमें कम से कम समय दीजिए, उसमें हम आपकी बिजली लगा के देंगे। तो आश्वासन मिला था, लेकिन आश्वासन का कुछ असर नजर नहीं आया है। सहयोगी सागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सागर, हमने यहाँ पर सुना 1 महीने पहले हमने बड़ी मुहिम चली थी, प्रधान संपादक वहाँ पर दर्द बांटने के लिए मौजूद भी थे। उसके बाद सरकार जागी, आश्वासन दिया, लेकिन स्थिति तो वही बनी हुई है, ढाक के 3 पार। देखिए, बिल्कुल लावनी, जिस तरह से इतने लंबे समय से बिजली तो थी ही नहीं, लेकिन जब पैसे ही पता चला था तो खुद सुरेश चौहान के जी भी वहां पर गए थे। 2 दिन तक एक धरना भी दिया था, उन लोगों के बीच में ही रहे थे, उन लोगों के बीच साथ में ही सोए थे वहां पर। पूरा दर्द उनका देखने की कोशिश की थी। हालांकि हमें उनका कहा गया, आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से, जब बात हुई थी और बिजली विभाग से हमारी लगातार बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आप 2 हफ्ते का समय दीजिए, हमारी एलजी के साथ मीटिंग है, उसके बाद यहाँ पर पक्के कनेक्शन दिए जाएंगे, यानी कि बिजली का मीटर तक लगाए जाएंगे। ये आश्वासन दिया गया था। लेकिन हमने कहा था ठीक है 2 हफ्ते का समय है, लेकिन हमने 2 जनरेटर की वहाँ व्यवस्था की थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे जो मीटिंग हुई थी एलजी की, उन्होंने कहा कि देखिए पहले दिल्ली जल बोर्ड की जमीन बताई जा रही थी, उसके बाद जब हमारी बात हुई बिजली विभाग से, वो कह रहे कि ये डिफेंस की जमीन प्रॉपर्टी है, डिफेंस से एनओसी लानी पड़ेगी। तो जो वहाँ के आसपास के जो इनकी केयरटेकर्स हैं, उनसे बात हो रही है, और जो इन लोगों के आसपास देख रहे हैं उन लोगों का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ अब ये लोग यहाँ पर जो रह रहे हैं वो राजनीति का शिकार हो रहे हैं, इनकी तरफ देखा तक नहीं, शिकार हो रही हैं और इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और नतीजा ये है कि एक हिंदू ने सीधे तौर पर दम तोड़ दिया है। क्या अब भी इंतजार हो रहा है अगली मौत का? सरकार कब जीतेगी, कब उठेगी, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सागर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और बेहद खास खबर जिसका जिक्र इस वक्त करना जरूरी होता है, क्योंकि सीबीएसई की 12वीं के उन छात्रों के लिए ये खबर है जिन विद्यार्थियों ने अपनी कॉपियां दोबारा जांच करने के लिए भेजी थी। यहाँ पर आपको बता दें कि सीबीएसई ने उन विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि दोबारा जांच के बाद 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स के अंकों में बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं रिजल्ट में हुए इस बदलाव के चलते नए टॉपर्स भी सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में 12वीं की नई टॉपर इश्रिता गुप्ता सामने आई हैं। इश्रिता ने राजनीति विज्ञान में मिले कम अंकों के चलते दोबारा कॉपी जांच कराने का विकल्प चुना था, जिसके बाद अब उनके 22 अंक बढ़ गए हैं। इस तरह से कई स्टूडेंट्स के रिजल्ट में बड़ा बदलाव आया है। कॉपियों को दोबारा जांच के लिए 9,111 स्टूडेंट्स ने आवेदन किया था, जिनमें से 4,632 मामलों में जांच में गलतियां पाई गई हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ज्यादातर स्टूडेंट्स की कॉपियों में सही जवाब पर भी 0 नंबर दे दिए गए, यानी देखा ही नहीं गया। साथ ही कई कॉपियों में तो जवाबों को चेक तक नहीं किया गया है। वहीं सीबीएसई ने इन गलतियों के लिए 214 टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई कर
मई को जारी किया था। 12वीं में इस साल कुल 83.01% स्टूडेंट्स पास हुए थे, जिसमें इस साल गाजियाबाद की मेघना श्रीवास्तव ने 500 में से 499 अंक प्राप्त करके टॉप किया था। लेकिन अब इश्रिता गुप्ता नागपुर से हैं जो वो नई टॉपर बन गई है। तो छात्रों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, क्या खिलवाड़ करने वाले ऐसे टीचर्स को गुरु कहलाने का अधिकार है? ये भी एक सवाल है। बहरहाल अभी बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं 5 मिनट में अब तक की 25 बड़ी खबरों के साथ।